देखो, आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है ना, वो होने वाला है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ठीक है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन कैसा टॉपिक है? स्टेटमेंट एंड अजम्पशन टॉपिक है कि ना, एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा और उसके बिहाफ पर ना हम कुछ अजम्पशन करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको एक स्टेटमेंट में बताता हूँ कि कोविड-19 लगभग अब खत्म हो गया, मतलब उसका इफेक्ट अब खत्म हो गया, तो अब इसे एज्यूम करने लगते हो। आप एज्यूम क्या करने लगते हो कि अब स्कूल या कॉलेज खुल जाएंगे। अब एज्यूम करने लगते हो कि हाँ, अब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, है ना। आप एज्यूम करने लगते हो कि नहीं, अभी नहीं खोलेंगे, ना खोल देंगे तो दोबारा कोविड-19 आ जाएगा। पॉइंट है समझो, क्योंकि भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी, लोगों की गैदरिंग बढ़ जाएगी। तो भी कंट्रोल में है क्योंकि लोग अभी दूर दूर रह रहे हैं, कोशिश करें दूर दूर रहने की। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हम एजम्पशन कर रहे हैं किसी एक बात को सुनकर, वही एजम्पशन आपको नीचे एक और दो, नंबर वन और नंबर टू करके दिखाई देते हैं। आपको ये बताना होता है कि वो जो अजम्पशन लिखे हुए हैं वो राइट है कि रॉन्ग है, बस आपको ये बताना होता है। पहली बात दी आपको दिमाग में, आपका काम क्या है, जो थॉट आया, जो आपने एज्यूम किया, वो जो लिखा हुआ है वहां पर, वो सही एज्यूम किया या रॉन्ग एज्यूम किया, बस इतना ही बताना होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 to 10 में, आपका कोई भी आंसर है, आपको इन ऑप्शन में से कोई एक टिक करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ ओनली वन assumption इज implicit। अब implicit का मतलब क्या होता है? implicit का मतलब होता है ट्रू। धीरज, मतलब सही पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मतलब ये नहीं कि मेरा तो मन सर ये कर रहा है कि कॉलेज खुल जाना चाहिए तो मैं तो खुलवा के रहूंगा, कुछ हो जाए। देखना होता है कि क्या कॉलेज खोल देने से कोविड-19 वापस तो नहीं आ जाएगा। सीन है समझ। तो अपने को सही assumption चूज करना है। ठीक है, तो अब ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल कि दो दोस्त होते हैं ना, जैसे उदाहरण के लिए दो दोस्त होते हैं, दो मिलते हैं, दो दोस्त, हाँ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हैं हम सब। जैसे मान लिया दो दोस्त होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे आपको एक स्टेटमेंट मिला कि पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है। तो अगर आपको एक स्टेटमेंट मिला बारिश हो रही है, तो दो दोस्त होते हैं, दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। एक दोस्त बोलता है कि चलो भीगेंगे, बारिश गिर रही है तो एज्यूम किया कि चलो भीगते हैं। दूसरा दोस्त बोलता है कि नहीं नहीं, अगर भीगेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। बताइए सर, तो ये दोनों के अपने अपने अजम्पशन है ना बारिश गिरने पर। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ना आपको ना अपना मन नहीं बताना है, जो करेक्ट है वो आपको उसमें पुटअप करना है। गॉट इट? तो ये मैं एक एग्जांपल लिया। अब बारिश गिरने वाला, ये अपने दोनों के तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपनी तरफ से सही हो सकता है, उसमें कोई सही है गलत वाली बात नहीं थी। दोनों भी सही हो सकते हैं, दोनों भी सही हो सकते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन गिवन होता है। जरूरी नहीं कि एक हमेशा गलत ही हो, ये भी जरूरी नहीं है ना। तो थिंग इज कि आपको ना जो सही असम्पशन है वो चूज करना होता है। गॉट इट? तो यहाँ पर ऑप्शंस में एक वर्ड लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज इम्प्लिसिट। आपको वर्ड दिखाई दे रहा होगा, दैट इम्प्लिसिट वर्ड मीनिंग इज ट्रू। इसका मतलब ये है कि जब आपका असम्पशन ट्रू होगा तब आप पर्टिकुलर असम्पशन को टिक करेंगे। जैसे अगर असम्पशन 1 सही हो जाए तो ऑप्शन 1 टिक होगा, असम्पशन 2 ट्रू हो जाए तो ऑप्शन 2 टिक होगा, दोनों में कोई भी एक सही हो जाए तो ऑप्शन सी टिक होगा, कोई भी सही ना हो तो डी टिक होगा, और दोनों ही सही, देखो मैंने बताया ना दोनों भी सही हो सकते हैं तो ऑप्शन ई टिक होगा, है ना। तो जरूरी नहीं कि एक हमेशा आपको गलत ही मिले, दोनों सही भी हो सकते हैं। तो वो अपन को क्वेश्चन के नेचर से समझ में आएगा। तो अब मैं एक ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हुए स्टेटमेंट नंबर 1 में को दिखाई दे रहा है, मैं वो पढ़ रहा हूँ आपके लिए, तो अब इत्मीनान से उसको सुनो और फिर ना बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखो क्या लिख रहा है उसमें। उसमें लिख रहा था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट has issued a circular to all the employees informing them that henceforth the employees can avail their lunch break at any of the half-hour slots between 1 p.m. and 2:30 p.m. तो इसका लाइन का मतलब क्या, ये आपको बता देता हूँ। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उसने
इंफॉर्मेशन जो है इशूड करवाया, उसको सर्कुलेट करवाया पूरे के पूरे स्टाफ में, और उसमें लिखा हुआ था henceforth the employees can avail their lunch break, मतलब जितने भी एम्प्लॉय आ रहे हैं उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से their lunch break at any of the half hour slot between 1 p.m. to 2:30 p.m. मतलब वो ये कह रहा है कि 1 से लेकर 2:30 के बीच में आप कोई भी आधे घंटे का स्लॉट ले लो और उसी में आप अपना लंच ब्रेक कर सकते हो। 1 बजे के पहले नहीं करना, 2:30 बजे के बाद नहीं करना, और 1 से 2:30 में पूरा खाकर एकदम पचाकर सोकर मत आना। आधे घंटे का ही स्लॉट लेना और उसमें ही अपना लंच करके वापस आ जाना। हेंस फोर्थ का मतलब है जिसके अनुसार, धीरज, हेंस फोर्थ का मतलब है जिसके अनुसार। किसके अनुसार? ये जो इशू हुआ है ना उसके अनुसार। ठीक है, आइए कंटेंट समझ में कि 1 से 2:30 के बीच में लेना, और जो भी लेना हो ले लेना स्लॉट, लेकिन आधे घंटे का लेना, पूरा 1.5 घंटा खा के पचा के मत आना। आगे की कहानी सुन में फटाफट डॉट मार दिया करो यार। अब अजम्पशन सुनो। अब जब ये वाला सर्कुलेट हुआ इंफॉर्मेशन, तो एम्प्लॉय क्या एज्यूम कर रहे होंगे आपको ये बताना है। एम्प्लॉय क्या एज्यूम करेंगे? द एम्प्लॉय में वेलकम द डिसीजन एंड अवेल लंच ब्रेक एट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स। तो एम्प्लॉय ने, मतलब एम्प्लॉयज ने क्या किया होगा? एम्प्लॉयज ने इस डिसीजन का स्वागत किया होगा, मतलब एक्सेप्ट कर लिया होगा, और हाँ उन्होंने कोशिश करी होगी कि वो डिफरेंट टाइम स्लॉट पर लंच कर सके। क्यों सर डिफरेंट टाइम स्लॉट पर लंच क्यों करवा रहे हैं उनसे? अब आप खुद सोचो ना, कभी एसबीआई बैंक गए हो? वो एसबीआई बैंक वाले जब जाओ तब लंच ही करते रहते, गए हो कभी? तो जब जाओ तब वहां पे उनका लंच ही चल रहा है, कुछ हो रहा है तो लंच चल रहा है, कुछ हो रहा है तो लंच चल रहा है। मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सारे के सारे एम्प्लॉय जो है एक साथ लंच पे चले जाएंगे, तो उस टाइम पर जो उनके क्लाइंट्स आते हैं, उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, तो वो तो बेचारे परेशान हो जाएंगे ना। लेकिन अगर ऐसा हो कि 2 कैशियर है, उसमें से एक कैशियर पहले चला जाए, दूसरा बाद में जाए, है ना, और बाकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, उसमें भी एक एक दो दो लोग रहते हैं, तो अलग अलग टाइम पर जाए, तो उससे क्या होगा कि एक इंसान तो रहेगा ना हैंडल करने के लिए। ये मेरा पॉइंट है। समझ गए अपन? तो आपको क्या लग रहा है, फर्स्ट वाला जो अजम्पशन है वो सही है या रॉन्ग है? एम्प्लॉयज को इस वाली बात को समझना चाहिए और इस डिसीजन को वेलकम करना चाहिए, या फिर हड़ताल में चला जाना चाहिए? बोलो धीरज, क्या करें? पहला वाला ट्रू या रॉन्ग? आप ना सही और गलत के टर्म से मत बताया करो, आपने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के टर्म से बताया करो, ठीक है? क्योंकि ना ऑप्शंस में यही वाले वर्ड यूज होते हैं, तो इम्प्लिसिट वर्ड यूज हुआ ना, तो आपको इसी वर्ड की आदत लगनी चाहिए। तो यू मे राइट इम्प्लिसिट या फिर एक्सप्लिसिट। सही लगेगा तो इम्प्लिसिट टाइप करना या फिर सिर्फ आई टाइप कर देना, और रॉन्ग लगेगा तो ई टाइप करना, विच इज एक्सप्लिसिट। ठीक है? हाँ जी समीक्षा जी, एक एक को पकड़ पकड़ के पूछना पड़ेगा क्या मेरे को? प्रतीक, सौरभ, बोलो ना भाई, इम्प्लिसिट लगा या एक्सप्लिसिट लगा? प्रतीक सर, हो जिंदा कि चले गए तुम हड़ताल पे? बहुत हो गया, कैसे अलग अलग लंच टाइम पे ब्रेक करवा रहे हैं उनका, तो मैं आप देखता हूँ। नंबर 2 पढ़ रहा हूँ। प्रतीक साहब सो जाते कहीं जाके। नंबर 2, there may not be any break in the work of the organization as employee will have their lunch break at different time slots। बोलो assumption नंबर 2। हिंदी में बताऊं कि समझ गए क्या लिखा हुआ भाषा? उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर
एम्प्लॉयज जो है अलग अलग टाइम पर लंच ब्रेक करने जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई लंच ब्रेक होगा ही नहीं। ये लोगों की सोच है। इम्प्लिसिट है एक्सप्लिसिट? हाँ जी अमन साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा। बोलो ना भाई, फटाक से, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा तक ई और आई टाइप करने में लगाते हैं। अच्छा बोल दियो कि ई। अब सुनो बैल हो सारे के सारे। मैं अभी अभी एग्जांपल लिया था कि मैं आपको बताया था कि आप एसबीआई बैंक गए होंगे, तो आप देखे होंगे कि वहां पर जो है मैक्सिमम टाइम जो है ब्रेक ही चलता रहता है। जब जाओ तब ब्रेक में खड़े रहना पड़ता है, ब्रेक के कारण जो है बैठे रहना पड़ता है, साइड में खड़े रहना पड़ता है। तो मतलब भी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है वहां पर, क्योंकि वो सारे के सारे जो है एक ही टाइम पर लंच में चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि अभी आप इंतजार कीजिए, 2:30 बजे तक लंच ब्रेक है। गए हो कभी बैंक की? नहीं गए हो? सिर्फ एसबीआई की नहीं बता रहा हूँ, सारे बैंकों की बात बता रहा हूँ। अरे उस प्राइवेट और गवर्नमेंट से क्या फर्क पड़ता है सौरभ? तुम जबरदस्ती इमोशनल हो जा रहे हो प्राइवेट और गवर्नमेंट। सर मैं तो गवर्नमेंट का सोच के बताया, प्राइवेट का मेरे को नहीं पता। ये थोड़ी पॉइंट है। ऑर्गेनाइजेशन है ना, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। मैं तो बैंक का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यूजुअली हम सारे के सारे अपने जीवन में एक बार बैंक जरूर गए, और ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि गलती से हम लोग ना उसी टाइम पर चले जाते हैं जिस टाइम उनका लंच चल रहा होता है, या फिर तुम जब जाओ उनका लंच ही चल रहा होता है। तो तुम कभी गए होगे बैंक, तो उन्होंने कभी बोला होगा शायद तुम्हें, हो सकता है तुमने महसूस किया। दैट इज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ बैंक, कि थोड़ी देर वेट कर लीजिए, बैंक चल रहा है, लंच चल रहा है। कभी हो सकता है उन्होंने ऐसा बोला हो। तो ये जो थोड़ी देर वेट कर लीजिए, लंच चल रहा है, इस वाली चीज से क्लाइंट क्यों सफर करे भाई? क्यों सफर करे? आपके पास अलग अलग इंसान हैं, आप सबको अलग अलग टाइम पे लंच पर भेजिए। आप सबको एक ही टाइम पर टिफिन पकड़ा देते हैं तो इंसान को वेट ही करेगा, और क्या करेगा? अगर सब अलग अलग टाइम पे लंच पर जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? क्लाइंट को वेट नहीं करना पड़ेगा ना। क्लाइंट को वेट नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि आपके ब्रेक से उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब उसके उसके लिए तो कोई ब्रेक है ही नहीं ना। वो तो जब जाए तब आप मिल जाते हैं, कोई ना कोई मिल ही जाता है उसका काम करने के लिए। पॉइंट है ना समझ? तो ये भी सही है assumption नंबर 2 भी, कि अगर अलग अलग टाइम पर सबको भेजें तो खाना भी खा लेंगे और किसी को इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। तो यही लिख रहा है वो यहाँ पर। तो ये सही assumption हुआ ना? गलत क्या है इसमें? और यही तो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, तो हम डिमांड भी कर रहे हैं कि अलग अलग टाइम पर भेजो सबको। अब बोलो धीरे सा फरमाइए। अमन तुम बैलो क्या? क्यों 4 बजे बोलेगा जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 से 2:30 के बीच में कोई भी आधे घंटे का स्लॉट चुन लो? तो क्यों 4 बजे भेजेगा उसको? कुछ भी बोले जाते हो क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़िए। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़िए 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 पढ़िए। देखिए आपका दिमाग कहाँ तक खुलता है। पढ़िए। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोलता है द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड अगेंस्ट रिडक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दो there is a significant drop in the crude oil prices in the international market। अब इस लाइन का मतलब क्या है? कि हम लोग तेल तो पैदा करते हैं नहीं, हम लोग तेल जो है खरीदते हैं दूसरे देशों से, जैसे सऊदी अरब हो गया,
ईरान हो गया, इन सभी के पास में बहुत सारा तेल है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनसे तेल खरीदते हैं। ठीक है, तो वो सऊदी अरब जैसे एग्जाम्पल है, तो उसको वो इंटरनेशनल मार्केट बोल रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट समझेंगे किसको बोल रहा है वो, कि हमारे पास तेल है, हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। तो ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया है, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड अगेंस्ट रिडक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अगेंस्ट मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया है कि हम लोग जो है पेट्रोल के प्राइसेस कम नहीं करेंगे। अगेंस्ट है उसके वो, गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया कि हम लोग पेट्रोल के प्राइस को कम नहीं करेंगे। दो, भले चाहे या चाहे जो हो, ठीक है, भले ही, ऐसे दो का मतलब भले ही समझो, भले ही इंटरनेशनल मार्केट में, मतलब वही सऊदी अरब वाले जो बेचते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल है उसके दाम गिर क्यों ना गए हो। समझ में आएंगे स्टेटमेंट, गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग पेट्रोलियम के दाम कम नहीं करेंगे, भले ही इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम गिर क्यों ना गए। ठीक है, महसूस हो रहा है वाला स्टेटमेंट, फील कर पा रहे हो? 80 रुपए तेल से 100 रुपए तेल जो पहुंचा है, ये इसी का रिजल्ट है। इसीलिए जो है बार बार सरकार के खिलाफ जो है विपक्ष खड़ा हो जाता है कि पेट्रोल इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में सच में क्रूड ऑयल की वैल्यू कम है, लेकिन हम लोग महंगे में यहाँ पर खरीद रहे हैं क्योंकि सरकार हमको महंगे में दे रही है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट आ जाते हैं बार बार, क्योंकि सरकार जो है पेट्रोल के दाम कम नहीं कर रही है। हाँ बोलो, समझ में आ गया इतना, आगे चलें। असम्पशन नंबर 1, असम्पशन नंबर 1 में लिखा हुआ है द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल इन द इंटरनेशनल मार्केट में अगेन इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर। सरकार ये सोच रही है कि भविष्य में फिर से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट? बोलो धीरज, समीक्षा बोलो ना भाई, एकदम पकड़ पकड़ के हिला हिला के पूछना पड़ता है। समीक्षा कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बैल हो, एकदम बैल बैल, एकदम छटे हुए बैल हो। सुनो जरा क्या कह रहे हैं वो। सरकार ये सोचकर दाम कम नहीं कर रही है कि फ्यूचर में फिर से दाम बढ़ जाएगा। हद है भैया, दाम कम करना और दाम बढ़ाना तो आपके हाथ में है ना। अभी दाम कम है तो कम में दो, जब दाम बढ़ जाए तो बढ़ा के दे देना, हम मना कर रहे हैं क्या? लेकिन जब दाम कम है तब तो कम से कम में दो। तुम ये सोच के नहीं बढ़ा रहे हो कि भविष्य में फिर से बढ़ जाएगा, इसलिए आज भी तुम महंगे में खरीदो, तुम्हारी आदत नहीं खराब होनी चाहिए। वाह, ये कौन सी चीज हुई? ये एक्सप्लिसिट है, ये साफ एक्सप्लिसिट है, गलत है ये। मतलब ये जाती नहीं है लोगों के साथ। तुम क्या समझ रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सी सही बात लिखी है यहाँ पर, जरा मुझे बताना तो। सरकार ये सोच के दाम कम नहीं करेगी क्योंकि भविष्य में भी दाम बढ़ जाएंगे। वाह भैया, भविष्य में दाम बढ़ेंगे तो आप अपने दाम फिर से बढ़ा लेना ना। अभी जब दाम कम है तब तो कम में बेचो। ये कौन सा आपका रीजन हुआ कि हम लोग जो है भविष्य में दाम बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग अभी दाम कम नहीं करें? क्योंकि आपकी आदत खराब हो जाएगी ना। आज आप 60 में खरीदोगे, फिर कल बोलोगे हम 80 में नहीं खरीदेंगे, तो जमेगा नहीं। इससे अच्छा सालों तुम 100 में ही खरीदो, तुम इसी लायक हो। वाह भाई वाह, वाह मोदी जी वाह, क्या फैसला लिया आप हमारे लिए, मजा आ गया आपका फैसला सुन के। अरे कुछ जाता है लॉजिकल अप्रोच तुम्हारे दिमाग में कि नहीं जाता? धीरज साहब, हाँ, ये एकदम सही वर्ड यूज किया धीरज साहब, ये अंधभक्त वाली बात हो गई। तो भाई अंधभक्त नहीं बनना है ना उनको। थोड़ा मोड़ा अपना लॉजिक डालना है। अरे महसूस हो रहा है तुम्हें ये एक्सप्लिसिट है कि नहीं हो रहा? मतलब ये असम्पशन गलत है?
नंबर 2 पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं? हो रहा है महसूस, हो चेयर में चढ़ के एक बार कूद दो वहां से, अमन जिस कुर्सी में बैठे हो ना उसी में चढ़ के एक बार कूद दो। अजम्पशन नंबर 2, चलिए फिर से पढ़ते हैं। और मेरे को ना आंसर चाहिए सारे बच्चों से। बैठ के ना टुकुर टुकुर स्क्रीन को देखते मत रहना, कुछ बोला भी करो साथ में। नंबर 2 लिखा हुआ है, द प्रेजेंट प्राइस डिफरेंस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स will help the government to withstand any possible price rise in future। वो बोल रहा है कि आज इन्होंने प्राइस या डिफरेंस मेंटेन करके रखा हुआ है, तो भविष्य में जो भी प्राइस बढ़ेगा उस पे गवर्नमेंट आराम से स्टैंड कर लेगी। ये हेल्प कर रहा है गवर्नमेंट की। मतलब एक नंबर से आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, मान लिया वो जो है अभी क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट से 60 रुपए खरीदते हैं, फिर उसको जो है रिफाइन फाइन करके 65 रुपए 70 रुपए चलो पड़ता है, ठीक है, 70 रुपए गवर्नमेंट को पड़ता है। तो गवर्नमेंट अभी 100 में बेच रही है। तो गवर्नमेंट अभी 100 में इसीलिए बेच रही है कि भविष्य में मान लिया 60 की बजाय वहां से 70 में आने लग गया, और फिर रिफाइन फाइन करके हमको 80 में पड़ा, फिर हम आपको बाद में बोलेंगे कि भाई अभी 70 दे दो, फिर बाद में 80 दे देना, फिर बाद में 90 दे देना। इससे अच्छा है कि तुम डायरेक्ट 100 ही देते रहो। बार बार क्या तुम्हारे साथ झमेला पाले कि अभी 70 था तो 80 हो गया, 80 था तो 90 हो गया, कौन तुम्हारे साथ झमेला पाले? तो वो झमेले से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, सीधा एक बार में 60 का 100 करके बैठी है कि भविष्य में जितना भी बढ़ेगा वो इसमें एडजस्ट होता रहेगा, बार बार अपने को इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट? प्रतीक, समीक्षा, अमन, जल्दी से बोलो। तो राइट आंसर है ये, एक्सप्लिसिट है। दिस इज एक्सप्लिसिट। मतलब ये थॉट भी रखना कि भाई हमको बाद में फिर कैलकुलेट करके आपको नया रेट निकाल के देना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि आप अभी ही ज्यादा रेट दे दो ताकि हमारा दर्द कम रहे। ये थॉट भी रखना गलत है, पता है भैया? आपको फिर जॉब में रखे क्यों है? आपको सरकार में चुनकर भेजा क्यों गया है? कि आप इन सारी चीजों पे काम करो ना, कि वहां जाकर बैठ जाओ और आराम फरमाओ, कि बार बार मेरे को कष्ट नहीं होना चाहिए इसलिए एक बार में बढ़ा दो। ये थॉट भी रखना गलत है। मतलब ये करने की बात तो छोड़ दो तुम, ये सोचना भी गलत है। तो राइट आंसर एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक जनरलिस्ट चीज बता रहा हूँ, कभी भी अगर ना फ्यूचर की बात हो, कभी भी अगर फ्यूचर की बात हो तो वो मैक्सिमम टाइम में एक्सप्लिसिट होता है। ठीक है, कई बार दिमाग में, कभी भी अगर फ्यूचर की बात होगी, फ्यूचर में ऐसा हो रहा होगा, कभी ऐसा एजम्पशन है, तो हमेशा उसको गलत मान देना। ठीक है, क्योंकि 100 में से 99.99 केसेस में फ्यूचर वाली बात हमेशा गलत होती है। आगे बात दिमाग में, ये मैंने एक ट्रिक बता दिया आपको, फ्यूचर वाली बात हमेशा रॉन्ग होगी। ठीक है, गई दिमाग में ये चीज? ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करके आते हैं हम लोग? इसमें हम लोग डी ऑप्शन टिक करके आते हैं। मानते हो डी क्यों टिक करते हैं? ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए फटाक से। द गवर्नमेंट मेड The government has made an appeal to all the citizens to honestly pay income tax and file returns reflecting the true income level to help the government to carry out development activities। ये वाली बात तो बहुत स्ट्रेट लिखी है, मेरे ख्याल है सारे बच्चों को समझ आ गई होगी। गवर्नमेंट जो है सबसे अपील कर रही है कि भैया अपना इनकम टैक्स ईमानदारी से पे करो, और जो भी आपकी ट्रू इनकम है वही रिफ्लेक्ट करो, ताकि गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज को अच्छे से कर सके। ठीक है, इनकम टैक्स पे करना अच्छी चीज है और सभी को पे करना चाहिए, वो ये वाली बात कह रहा है। अजम्पशन इस वाली बात का सोचते हैं, पीपल में नाउ स्टार्ट पेइंग मोर टैक्सेस इन रिस्पॉन्स टू द अपील। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट?
आई और ई, फटाक से बताइए। बोलो धीरज साहब। चलो इस वाली बात को सुनो। आ, अभी अभी ना ऐसे ही गवर्नमेंट ने ना एक अपील की थी। आ, अगर आपको याद आ जाए कि जन धन खाता वो खुलवा रहे थे, सुना था आपने जन धन खाता के बारे में? जन धन खाता सुना है? तो जन धन खाते में ना मोदी साहब की ये स्कीम थी दरअसल। तो जन धन खाते में ना मोदी साहब ने ये कहा था कि जीरो बैलेंस है। हाँ मतलब वो 1 रुपए दे दो और खाता खुलवा लो। एकदम ऐसा ही था, उसमें आपको एक भी बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, जीरो बैलेंस पर आप उसे खुला सकते हो। नहीं तो बाकी सारे बैंक में ना मिनिमम 500 रुपए तो आपको बैलेंस रखना पड़ता है, अगर आपको ख्याल हो यारी बात तो। किसी किसी बैंक का ज्यादा भी है, सभी का अपने अपने हिसाब से। एसबीआई का शायद 3,000 है, आईसीआईसीआई का शायद 9 या 10,000 है, सभी का अपने अपने हिसाब से। मिनिमम 500 रुपये हर बैंक का है ही है कि आपके अकाउंट में मिनिमम 500 रुपये होना चाहिए। लेकिन जनधन खाता में ये था कि आप जो है 1 रुपए ले जाकर भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, मतलब वो जीरो बैलेंस था। तो मोदी साहब ने ये स्कीम इसलिए लाई थी कि कम से कम सबके सब जो है, जो इकोनॉमी है उससे जुड़ सके। क्योंकि जैसे अगर किसी का खाता ही नहीं है तो उसका क्या लेन देन है हमको नहीं पता चल पाता है। और अगर उसका लेन देन हमको नहीं पता चल पाएगा तो हम लोग कंट्री की जो इनकम है वो कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी की जो देश है उसकी इनकम को डिसाइड करने के लिए हमें हर एक इंसान का लेन देन का आइडिया होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये एक फैक्टर होता है बस। तो जैसे ही मोदी साहब ने बोला, ऐसी स्टोरी बता रहा हूँ सुन लो। जैसे मोदी साहब ने बोला कि आपको जनधन खाते में पैसा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जाके अकाउंट खुलवाओ। तो पता है उस खाते में शायद, जहां तक मुझे अंदाजा है, 100 करोड़ से ज्यादा जो है पैसे जमा हो गए थे बैंकों में। तो मोदी जी कह रहे थे, तो मोदी जी कह रहे थे कि मैंने तो भाई जनता को ये कहा था कि सिर्फ खाता खुलवाओ। और देखिए जनता का अपने देश के प्रति लगाव कि उन्होंने बैंकों में 100 करोड़ रुपए कुछ जमा भी करवा दिए। तो मतलब रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त मिला। तीन आया समझ में? तो मतलब मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पॉजिटिव चीजें होती है ना, पॉजिटिव चीजें वो कभी गलत नहीं होती। अगर उन्होंने 100 करोड़ रुपए, मोदी जी ने बोला भी नहीं कि जमा करवाओ, लेकिन अगर उन्होंने 100 करोड़ रुपए जमा करवा दिए तो क्या गलत किया? कुछ गलत हुआ क्या उसमें? आपको महसूस हो रहा है कि हाँ यार कुछ गलत नहीं हुआ? पॉइंट ये नहीं है कि हर बार मिलता है कि नहीं मिलता है धीरज। पॉइंट ये है कि वो जो रिस्पॉन्स मिला वो सही है कि गलत। पॉइंट ये है, वो रिस्पॉन्स मिलना गलत है क्या? दिस इज द पॉइंट। तो मेरा पॉइंट बस ये है कि अगर कभी भी अजम्पशन में, अगर कभी भी अजम्पशन में पॉजिटिव चीजें दिखाई जाए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले तो वो सही होता है। ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने अपील करेगी टैक्स भरो और लोगों ने अगर
मतलब जितना उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा टैक्स भर दिया, तो इसमें क्या गलत है? अच्छा किया ना लोगों ने तो। पॉइंट है क्या समझ में? ठीक है, तो फर्स्ट वाला इम्प्लिसिट है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। ठीक, चलिए नंबर टू। नंबर टू पर वो ये बोलता है द टोटल इनकम कलेक्शन में कंसिडरेबली इंक्रीजेस इन द नियर फ्यूचर। द टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन में कंसिडरेबली इंक्रीजेस इन द नियर फ्यूचर, क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल अमन साहब। नंबर थर्ड में सेकंड अजम्पशन आपके हिसाब से सही है या गलत? देखो पॉइंट को दरअसल समझो। आ, अभी चली बात को समझो कि अगर मान लिया आज किसी ने इनकम टैक्स को पे किया है, ठीक है, इस वाली बात को महसूस करके कि आ, हाँ इससे देश का भला हो रहा है, तो कल जो है वो नहीं पे करेगा क्या? अब बहुत देश का भला कर लिया, अब मेरा थोड़ा भला हो जाए। ऐसा नहीं है ना यार, करेगा ना यार वो पे। उसके मन में फीलिंग आ गई है कि यार गवर्नमेंट को जरूरत है, मुझे हेल्प करनी है, तो अगले साल भी करेगा ना यार। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? राइट आंसर है इम्प्लिसिट। हाँ ये वाला पॉइंट आपको सही कि सर फ्यूचर की बात बता रहा है, लेकिन ये जो है फ्यूचर की एकदम बात नहीं बता रहा। ये जो है एक अपना थॉट शेयर कर रहा है कि अगर ये हुआ है तो ये भी होगा, ऐसा वाला कंटेंट है ये वाली चीज और ये वाली चीज में फर्क है। भले फ्यूचर वर्ड यूज हुआ है एक्सेप्टेड, लेकिन मैंने कहा था कि 99.99% में सही होता है, एक्सप्लिसिट होता है। लेकिन ये केस है जिसमें इम्प्लिसिट भी पॉसिबल है, और ये आपको बहुत स्ट्रेट केस दिखाई दे रहा है कि भाई अगर आज हमको इनकम टैक्स मिला है, गवर्नमेंट ने जो है अपील की उस वजह से, तो भविष्य में वो चीज और बढ़ेगी, विच इज कम्प्लीटली ऑब्वियस। कम क्यों होगी? है ना? गवर्नमेंट कोशिश करेगी भाई, पिछले साल अगर हम लोग को 200 करोड़ का इनकम टैक्स आया, तो इस साल जो है कम से कम 201 करोड़ है, कम ना हो कुछ भी। चलिए नंबर फोर। द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू, इसका दोनों इम्प्लिसिट था, ऑप्शन ई राइट है इसका। ठीक है, the state government has decided to appoint 4,000 primary school teachers during the next financial year। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल के लिए टीचर हम लोग हायर करने वाले, 4,000 टीचर हायर होंगे। ठीक है भाई, assumption क्या है? There are enough school in the state to accommodate 4,000 additional primary school teachers। ये assumption है, implicit और explicit, जल्दी से बताओ। ये आए, बोलो ना भाई। हाँ जी बोलो। राइट आंसर है आए। भैया 4,000 आप इसीलिए हायर करना चाह रहे हो ना कि आपके पास इतने स्कूल हैं कि 4,000 टीचर कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। अभी रात को बैठे बैठे सपना तो नहीं आएगा कि 4,000 करता हूँ, 6,000 नहीं करता हूँ या 3,000 नहीं करता हूँ। समझ रहे हो तुम पॉइंट? तो उन्होंने हिसाब बनाया होगा कि भाई इतने स्कूल हैं अपने पास, 4,000 एडजस्ट हो जाएंगे, तो 4,000 का अपन पॉइंट कर रहे हैं, दिस इज गुड। नंबर टू।
the eligible candidates may not be interested to apply as the government may not finally appoint such a large number of primary school teachers, implicit or explicit? क्या बोलते हो? एक्सप्लिसिट ना भाई, तो सुन के इतना बकवास बात लग रहा है। गवर्नमेंट ने अगर भर्ती निकाली है तो गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करेगी, आज नहीं तो कल, एक साल बाद करेगी करेगी, लेकिन तुम ये सोच के फॉर्म ही नहीं भरोगे कि अच्छा गवर्नमेंट तो बस बकवास करती है, फॉर्म का पैसा लेके गायब हो जाती है, पता नहीं कहाँ है, ढूंढना पड़ता है उसको, इससे अच्छा मैं फॉर्म ही नहीं भरता हूँ। ऐसा होता है कि कभी अमन साहब, होता है क्या ऐसा? चढ़ के कूदना है क्या एक बार कुर्सी में? और राइट आंसर है ओनली वन इज इम्प्लिसिट, स्टेटमेंट वन इज इम्प्लिसिट, असम्पशन वन इज इम्प्लिसिट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है असम्पशन नंबर वन। गॉट इट? Statement: the school authority has decided to increase the number of students in each classroom to 70 from the next academic session to bridge the gap between income expenditure to a larger extent. ठीक है भाई, स्कूल अथॉरिटी ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, क्लासरूम में स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, उसके गैप को कम करना है। ऐसा होता है ना भाई, अगर इंसान जो है 30 बच्चों को पढ़ाए तो भी वही वाला टीचर, 70 बच्चों को पढ़ाए तो भी वही वाला टीचर, और सैलरी टीचर को सेम देनी है, तो खर्चा और जो इनकम आ रही है उसके बीच में गैप ज्यादा हो गया, उस गैप को कम करने के लिए एक क्लास में बच्चों को बढ़ा दो, तो वो जो है चीज मैनेज हो जाएगी। समझ पा रहे हो गवर्नमेंट ऐसा क्यों सोच रहा है, स्कूल ऐसा क्यों सोच रहा है? समझ में आ गया? आइडिया एक्सेप्टेड है उनका? अजम्पशन वन और अजम्पशन टू पढ़ेंगे, आप अपने हिसाब से बताएंगे। ठीक है, अजम्पशन वन और अजम्पशन टू पढ़ेंगे, अपने हिसाब से बताएंगे।